इस वक्त ना, जब हम इस विषय पर इतनी गहराई से चर्चा कर रहे हैं, तो ठीक इसी पल हमारी और आपकी त्वचा पर एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है। हाँ बिल्कुल, लाखों करोड़ों अदृश्य जीव। बिल्कुल, लाखों करोड़ों अदृश्य जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। वो संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं और अपनी कॉलोनियों को बचा रहे हैं। हम इंसान ना अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों और अपनी तकनीक को देखकर ये मान लेते हैं कि इस दुनिया को हम चला रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। सही कहा। हमें लगता है कि विशाल जानवर या ऊंचे पेड़ ही प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन असल में इस ग्रह के असली शासक वो हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते। और इनकी सबसे हैरान करने वाली बात ना, इनका आकार नहीं है, बल्कि इनकी अद्भुत सहन शक्ति है। सहन शक्ति मतलब वो सर्वाइवल वाली बात। हाँ बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन के पनपने के लिए एक बिल्कुल सही और अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है, लेकिन ये जीव उबलते हुए एसिड वाले झरनों से लेके अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ के सैकड़ों मीटर नीचे, बाप रे, और बिना पानी वाले सूखे मरुस्थलों में, यहाँ तक कि हमारे पेट के गहरे अम्लीय वातावरण में भी न सिर्फ जीवित रहते हैं बल्कि तेजी से पनपते हैं। इंसान के इस धरती पर आने से अरबों साल पहले से ये यहाँ मौजूद है। असल में यही वो कारीगर हैं जिन्होंने इस ग्रह को हमारे रहने लायक बनाया है। बिल्कुल। और जब मैं इस अदृश्य दुनिया की आबादी के बारे में पढ़ रहा था, तो पता चला कि वैज्ञानिकों ने इस विशाल साम्राज्य को समझने के लिए इन्हें मुख्य रूप से 4 बड़े वर्गों में बांटा है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, कवक यानी फंगी, प्रोटोजोआ और शैवाल जिसे हम एल्गी कहते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है कि एक फंगस और एक बैक्टीरिया के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। बहुत अलग होता है, फिर भी दोनों ही सूक्ष्म हैं। लेकिन इन सब में जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया है ना, वायरस। हाँ, खासकर पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया ने जिसका कहर देखा वो है विषाणु यानी वायरस। वायरस ना जीव विज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो कैसे? देखिए, अगर हम वैज्ञानिक परिभाषाओं की गहराई में जाएं, तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक बेहद बारीक और खतरनाक सीमा पर खड़े हैं। मतलब वो पूरी तरह जिंदा नहीं है? नहीं। जब कोई वायरस किसी शरीर से बाहर होता है, मान लीजिए किसी टेबल या दरवाजे के हैंडल पर पड़ा है, तो वो पूरी तरह से निर्जीव होता है। वो न तो सांस लेता है, न कुछ खाता है, और ना ही बढ़ता है। बिल्कुल, वो बस एक जेनेटिक कोड का निष्क्रिय पैकेट है, बिल्कुल धूल के एक कण की तरह। अच्छा, तो क्या हम वायरस की तुलना किसी स्लीपर सेल या हाईजैकर से कर सकते हैं? हाईजैकर, दिलचस्प है। हाँ, मतलब जैसे कोई डॉर्मेंट यूएसबी ड्राइव होती है ना, जिसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी कंप्यूटर में लगाते हैं, वो पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है। वायरस बिल्कुल एक हाईजैकर की तरह ही काम करते हैं। जब वे किसी परपोषी मतलब किसी होस्ट के शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो इंसान हो, पौधा हो या फिर कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वो सीधा उस कोशिका के अंदर घुस जाते हैं, सेल के अंदर। हाँ, फिर वे कोशिका की अपनी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वह मूल कोशिका के काम करने के बजाय उस वायरस के हजारों लाखों कॉपियां बनाने लगे। और जाहिर है कि इस जबरदस्ती की प्रक्रिया में वो बेचारी मूल कोशिका फट जाती होगी या नष्ट हो जाती होगी। बिल्कुल, और यही वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। जुकाम, फ्लू या खांसी जैसी आम बीमारियों से लेकर पोलियो, खसरा और रेबीज जैसी भयानक बीमारियों के पीछे इसी सेल्यूलर हाईजैकिंग का हाथ होता है। मतलब है हमारे ही शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ एक सेना खड़ी कर देते हैं। एकदम सही। ये तो सच में डराने वाला है। अक्सर जब हम माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत कीटाणु, इन्फेक्शन और बीमारियों की तस्वीर बनती है, जो कि एक बहुत ही एक तरफा नजरिया है। हाँ, मैंने जो सबसे दिलचस्प चीज सीखी वो ये है कि अगर आज किसी जादू से पृथ्वी के सारे सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दिया जाए, तो इंसान एक हफ्ता भी जिंदा नहीं बच पाएगा। एक हफ्ता भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं। हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ तक कि हमारे रसोई घर का अस्तित्व भी पूरी तरह से इन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए दही का जमना कोई साधारण बात नहीं लगती जब आप इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। बिल्कुल नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक जैविक प्रक्रिया है। देखिए, दूध में प्राकृतिक रूप से खास तरह की शर्करा होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। जब हम हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच पुराना दही मिलाते हैं
तो असल में हम उस दूध के अंदर लाखों लैक्टोबैसिलस नामक जीवित बैक्टीरिया छोड़ रहे होते हैं। लैक्टोबैसिलस, राइट? हाँ, और वो गर्म दूध उनके लिए एक तरह का ऑल यू कैन ईट बफे बन जाता है। वे तेजी से उस लैक्टोज को खाते हैं और उसके बदले में लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं। अच्छा। और यही वो एसिड है जो दूध के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है, उसे गाढ़ा करता है और दही को उसका वो खास खट्टा स्वाद देता है। बिल्कुल, ये सच में अद्भुत है। लेकिन मुझे ना बेकिंग के पीछे का विज्ञान और भी ज्यादा रोमांचित करता है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। जब हम भटूरे या ब्रेड का आटा गूंद कर छोड़ते हैं और वो कुछ घंटों में फूल कर दोगुना हो जाता है, तो असल में वो आटा सांस ले रहा होता है ना? हाँ, इसे जीव विज्ञान की भाषा में किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन, लुई पास्चर वाला। बिल्कुल वही। और यहाँ मुख्य भूमिका निभाता है यीस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं। यीस्ट असल में एक कोशिकीय कवक है, मतलब एक सिंगल सेल फंगस। हाँ, और इसके पास जिंदा रहने की एक कमाल की सुपर पावर होती है। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। अच्छा। हाँ, जब यीस्ट को आटे की गहरी ऑक्सीजन रहित परतों के अंदर नमी और गर्मी मिलती है, तो जिंदा रहने के लिए वो आटे में मौजूद शर्करा को तोड़कर ऊर्जा निकालता है। इस प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल छोड़ता है। तो जो जालीदार बुलबुले हमारी ब्रेड को इतना नरम और स्पंजी बनाते हैं, वो असल में यीस्ट द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो आटे के चिपचिपे ग्लूटेन नेटवर्क में फंस गई है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। मतलब हमने एक छोटे से फंगस के सर्वाइवल मैकेनिज्म को अपना हथियार बना लिया, और आज पूरा बेकिंग उद्योग जो अरबों डॉलर का है उसी पर टिका है। और सिर्फ ब्रेड ही क्यों? हाँ, व्यावसायिक स्तर पर वाइन और बियर बनाने में भी तो यही विज्ञान काम आता है। यीस्ट फलों के रस या अनाज की शर्करा को फर्मेंट करके अल्कोहल में बदल देता है। एकदम सही। लेकिन सूक्ष्म जीवों का दायरा सिर्फ हमारी रसोई या कारखानों तक सीमित नहीं है। और कहा, वे प्रकृति के सबसे असली और सबसे बड़े सफाई कर्मचारी हैं। जरा सोचिए, अगर जंगल में गिरने वाले सूखे पत्ते, मरे हुए जानवर या जानवरों का मल कभी सड़े ही नहीं, तो क्या होगा? बाप रे, कुछ ही सालों में पूरी पृथ्वी मरे हुए जैविक कचरे के पहाड़ों से ढक जाएगी। बिल्कुल। और यहीं पर विघटनकारी मतलब डिकम्पोजर्स, जीवाणुओं और कवक काम आते हैं। वे इस कचरे को खाते हैं और उसे तोड़कर वापस सरल रसायनों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में मिलकर बेहतरीन खाद बन जाते हैं। हाँ, ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग प्लांट है। ये तो हो गई पर्यावरण और भोजन की बात, लेकिन मुझे लगता है कि इन सूक्ष्म जीवों ने इंसान की सबसे बड़ी मदद चिकित्सा विज्ञान में की है। इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात अपने आप में कितनी विरोधाभासी है ना, कि जो जीव हमें भयंकर बीमारियां देते हैं, उन्हीं से हमारी सबसे बड़ी जीवन रक्षक दवाइयां भी बनती हैं। मतलब हमने सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल सूक्ष्म जीवों को ही मारने के लिए कैसे शुरू किया? इस सवाल का जवाब ना एक माइक्रोस्कोपिक युद्ध में छिपा है। युद्ध? हाँ, सूक्ष्म स्तर पर जगह और भोजन बहुत सीमित होता है। अरबों सालों से बैक्टीरिया और फंगी के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जंग चल रही है। अच्छा, तो वो आपस में ही लड़ते रहते हैं? बिल्कुल। अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ फंगी ने इवोल्यूशन के दौरान ऐसे जहरीले रसायन बनाना सीख लिया जो उनके आसपास के बैक्टीरिया को मार देते थे। ये एक तरह का केमिकल वॉरफेयर है। और इंसानों ने अनजाने में उनके इस केमिकल वॉरफेयर को चुरा लिया। मैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की उस ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ रहा था, जहां वे अपनी लैब में एक पेट्री डिश खुली भूल गए थे। हाँ, 1928 की वो घटना। बिल्कुल। और उस पर एक खास तरह की फफूंद उगाई थी, और उन्होंने देखा कि उस फफूंद के आसपास के सारे बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। एकदम सही। वो फफूंद पेनिसिलियम थी, और वो एक ऐसा रसायन छोड़ रही थी जो बैक्टीरिया की बाहरी कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल को ही नष्ट कर देता था। और हमने उसे पेनिसिलिन नाम दिया। हाँ, ये इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौत की सजा नहीं रह गया था। वैज्ञानिकों ने इस प्राकृतिक युद्ध कला को समझा और इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जैसी शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स विकसित की। तो एंटीबायोटिक्स असल में हमारे शरीर के अंदर लड़े जाने वाले युद्ध में हमारे द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिक हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये तो समझ आता है, लेकिन वैक्सीन यानी टीके का कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगता था। वो क्यों? मतलब अगर मुझे किसी बीमारी से बचना है तो मैं उसी बीमारी का वायरस अपने शरीर में क्यों डालूंगा? ये तो दुश्मन को खुद अपने घर का दरवाजा खोलने जैसा हुआ ना। ये उल्टा जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है।
वैक्सीन में हम कोई असली ताकतवर वायरस शरीर में नहीं डालते। तो क्या डालते हैं? हम उस वायरस का मरा हुआ या बेहद कमजोर वर्जन डालते हैं जो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम एक बेहद खतरनाक और हथियारों से लैस सेना है, लेकिन ये अंधी है। इसे तब तक नहीं पता चलता कि किस हथियार का इस्तेमाल करना है जब तक ये दुश्मन को पहचान न ले। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन उस सेना के लिए एक ट्रेनिंग सिमुलेशन की तरह है। बिल्कुल। हम प्रतिरक्षा प्रणाली को दुश्मन का एक नकली या डमी रूप दिखाते हैं। हमारा शरीर उसे देखता है, उसकी कमजोरियों को समझता है और फिर उसे मारने के लिए खास तरह के हथियार, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, तैयार करता है। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की याददाश्त, यानी मेमोरी। याददाश्त वो कैसे काम करती है? एक बार जब शरीर उन खास एंटीबॉडीज को बना लेता है तो वो उस ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए याद रखता है। अब मान लीजिए 5 साल बाद वो असली और ताकतवर वायरस सच में शरीर पर हमला करता है, तो शरीर को सोचने या तैयारी करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। उसके पास पहले से एंटीबॉडीज की फौज तैयार होती है जो वायरस को बीमारी फैलाने से पहले ही नष्ट कर देती है। और इसी ट्रेनिंग सिमुलेशन तकनीक के दम पर हमने दुनिया से चेचक जैसी खौफनाक बीमारी का नामो निशान मिटा दिया। हाँ, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो पोलियो ड्रॉप्स हम बच्चों को पिलाते हैं वो भी तो यही है। पोलियो वायरस का एक कमजोर रूप जो बच्चों के शरीर को लड़ना सिखा रहा है। ये सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक है। सही कहा आपने। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इस सिक्के का एक दूसरा और बहुत खौफनाक पहलू भी है। बिल्कुल। जब इंसान और इन सूक्ष्म जीवों का संतुलन बिगड़ता है तो ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी रोगजनक या पैथोजेंस बन जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये खुद चलकर हमारे पास नहीं आते। ये हमारे पर्यावरण, हवा, पानी और भोजन को अपना हथियार बना लेते हैं। हाँ, यही वो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है। मेरा मतलब है, हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी बीमार इंसान के सीधे संपर्क में आएं और बीमार हो जाएं। ये रोगाणु हम तक पहुंचने के लिए एक पूरी डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, है ना? बिल्कुल। महामारी विज्ञान में हम इस डिलीवरी नेटवर्क को रोगवाहक या वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स। हाँ, बहुत से रोगाणु खुद ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर सकते। मान लीजिए हैजे का कोई बैक्टीरिया सड़क किनारे किसी नाली में पड़ा है, वो अपने आप इंसान के पेट तक नहीं पहुंच सकता। उसे एक टैक्सी की जरूरत होती है। और हमारी आम घरेलू मक्खी इसके लिए सबसे बेहतरीन बायोलॉजिकल टैक्सी है। इसे इमेजिन करना ही कितना घिनौना है। एक मक्खी किसी कूड़े के ढेर या मल पर बैठती है, वहां मौजूद लाखों रोगाणु उसके पैरों और शरीर के बालों से चिपक जाते हैं। बिल्कुल। फिर वही मक्खी उड़कर आती है और हमारे डाइनिंग टेबल पर रखे बिना ढके खाने पर बैठ जाती है। रोगाणु वहां उतर जाते हैं, हम वो खाना खाते हैं और कुछ ही घंटों में हमारी हालत खराब हो जाती है। ये मैकेनिज्म इतना साधारण है, फिर भी इतना जानलेवा है। और अगर मक्खियां टैक्सी हैं, तो मच्छर सीधे सिरिंज की तरह काम करते हैं। सिरिंज? हाँ, वो तो सीधे खून में जाते हैं। वे तो हमारे पाचन तंत्र के सुरक्षा चक्र को दरकिनार करके रोगाणुओं को सीधे हमारे खून में इंजेक्ट कर देते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को ढोती है, जो मलेरिया का कारण बनता है। और मादा एडीज मच्छर डेंगू का वायरस हमारे खून में डाल देती है। हाँ, बीमारी मच्छर नहीं फैला रहा, वो तो बस उस सूक्ष्म जीव का एक कुरियर बॉय है। ये सब जानकर मुझे उन पुराने वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व होता है जिन्होंने ये सब पहली बार समझा होगा। 18वीं सदी तक तो लोगों को लगता था कि बीमारियां किसी बुरी हवा या शाप की वजह से होती हैं। हाँ, मियाज़्मा थ्योरी। लेकिन फिर 1876 में रॉबर्ट कोच नाम के एक वैज्ञानिक आए। मैंने पढ़ा कि उन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु की खोज की थी। एंथ्रैक्स की बीमारी वाला। हाँ, अब ये सिर्फ एक नई खोज नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक क्रांति थी, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने ये साबित किया था कि एक विशेष बीमारी, इस मामले में एंथ्रैक्स, एक विशेष सूक्ष्म जीव के कारण होती है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि बीमारियां कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक फिजिकल बायोलॉजिकल हमला है। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमला सिर्फ इंसानों या जानवरों तक सीमित नहीं है। और किस पे होता है? हमारे पेड़ पौधे और हमारी कृषि भी इनके निशाने पर रहती है। एक जीवाणु
नींबू की फसल में नींबू कैंकर नामक रोग फैला देता है और एक कवक गेहूं की रस्ट बीमारी का कारण बनता है। मतलब ये फसलों को भी नहीं छोड़ते? हाँ, ये बीमारियां पूरी की पूरी फसलों को तबाह कर देती हैं, जिससे सीधे तौर पर इंसानों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। और खाने की बात करें तो एक और बड़ा खतरा है फूड पॉइजनिंग। और जो बात इसे भयानक बनाती है वो ये है कि कई बार रोगाणु खुद हमें बीमार नहीं करते, बल्कि वे जो जहर पीछे छोड़ जाते हैं वो हमें मार सकता है। एकदम सही बात है। अगर किसी खाने में सूक्ष्म जीव पनप गए और उन्होंने उसमें अपने जहरीले रसायन छोड़ दिए तो फिर भले ही आप उस खाने को तेज आंच पर पकाकर सारे बैक्टीरिया मार दें, वो जहर उसमें बना रहेगा और उसे खाना जानलेवा हो सकता। और यही कारण है कि इंसान सदियों से खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन की तकनीकें विकसित करता आ रहा है। आपके फ्रिज में रखा हुआ टमाटो केचप, अचार का डिब्बा या जैम, ये सब असल में इंसानों द्वारा सूक्ष्म जीवों के खिलाफ छेड़े गए केमिकल वॉरफेयर के ही उदाहरण है। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अचार में जो इतना सारा नमक और तेल डाला जाता है वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। नमक और तेल एक ऐसा कठोर और प्रतिकूल वातावरण तैयार करते हैं जहां सूक्ष्म जीव जिंदा नहीं रह सकते। वो कैसे काम करता है? जब हम बहुत सारा नमक डालते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के जरिए वो नमक बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर से सारा पानी खींच लेता है। बैक्टीरिया सूख जाते हैं और मर जाते हैं। अच्छा, तो वो डिहाइड्रेट होकर मर जाते हैं। हाँ, और आधुनिक समय में हम बाजार के जैम और स्क्वैश में सोडियम बेंजोएट जैसे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं जो फफूंद को उगने से रोकते हैं। लेकिन इन सब में मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तकनीक लगती है पास्चराइजेशन, जिसे लुई पास्टर ने खोजा था। पास्चराइजेशन, हाँ। जो दूध हम थैलियों में खरीदते हैं वो कई दिनों तक खराब नहीं होता, लेकिन इसका विज्ञान सिर्फ दूध को उबालना नहीं है बल्कि उसे शॉक देना है। बिल्कुल। हम दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर अचानक से उसे एकदम ठंडा कर देते हैं। ये अचानक तापमान गिराने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। जब आप दूध को तेज गर्म करते हैं तो ज्यादातर सक्रिय बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बहुत ढीठ होते हैं। वे अपने चारों ओर एक कठोर परत बना लेते हैं जिन्हें बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। अगर दूध को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो वे बीजाणु बच जाएंगे और वापस पनपने लगेंगे। लेकिन जब हम तापमान को अचानक बहुत तेजी से गिराते हैं तो उन बचे हुए सूक्ष्म जीवों को थर्मल शॉक लगता है। थर्मल शॉक? हाँ, ये शॉक उनके सेलुलर स्ट्रक्चर को चकनाचूर कर देता है। उनकी वृद्धि पूरी तरह से ठप हो जाती है। ये अद्भुत है। हम तापमान, नमक और रसायनों का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को उनसे बचा रहे हैं, लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटकर प्रकृति के विशाल कैनवस को देखते हैं ना, तो आप महसूस करते हैं कि सूक्ष्म जीव कोई ऐसी खराबी नहीं है जिन्हें हमें मैनेज करना है। बिल्कुल नहीं। वे तो इस पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम का इंजन है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे सटीक उदाहरण है नाइट्रोजन चक्र। अगर नाइट्रोजन चक्र ना हो तो पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ऐसा क्यों? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ये गैस हर जीवित कोशिका के लिए जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा डीएनए और हमारे शरीर का प्रोटीन बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। हवा में मौजूद वो नाइट्रोजन निष्क्रिय है, इनर्ट है। न तो हम इंसान और न ही पौधे उस हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे सांस लेकर अपने शरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सचमुच नाइट्रोजन के एक विशाल समंदर में तैर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए तरस रहे हैं। और यहीं पर हमारे ये अदृश्य मित्र मसीहा बनकर आते हैं। मैंने पढ़ा कि कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स। हाँ बिल्कुल, उनका काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे सचमुच हवा से उस बेकार और निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस को खींचते हैं और एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उसे नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इसे। हाँ, और ये नाइट्रेट्स एक ऐसा रूप है जिसे पौधे आसानी से अपनी जड़ों से सोख सकते हैं और उससे अपना प्रोटीन बना सकते हैं। बिल्कुल। और जब जानवर उन पौधों को खाते हैं तो वो नाइट्रोजन का प्रोटीन जानवरों के शरीर में आ जाता है। लेकिन प्रकृति का ये रीसाइक्लिंग सिस्टम यही नहीं रुकता। ये एक परफेक्ट लूप है। वो कैसे? जब पौधे और जानवर मर जाते हैं या जब जानवर मल त्याग करते हैं तो मिट्टी में मौजूद विघटनकारी बैक्टीरिया और कवक उस कचरे को वापस नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ देते हैं।
और फिर इस साइकिल का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा आता है। हाँ, कुछ खास तरह के बैक्टीरिया जिन्हें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो मिट्टी में मौजूद उन नाइट्रोजन यौगिकों को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वो गैस वापस हवा में मिल जाती है। बिल्कुल, एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं रुकता, जिसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा 78% भरी स्थिर रहती है। और इस पूरी जटिल व्यवस्था को बिना किसी शोर शराबे के ये अदृश्य जीव चला रहे हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो ये साफ हो जाता है कि सूक्ष्म जीवों के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। हमारी सुबह की ब्रेड और दही से लेकर हमारी जान बचाने वाली एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स तक, और यहाँ तक कि हमारे वायुमंडल की रासायनिक संरचना को बनाए रखने तक, सब कुछ उनके ही हाथों में है। ये जीवन और मृत्यु का एक बेहद नाजुक और जटिल संतुलन है। बिल्कुल सही कहा। हम इंसान अपनी बनाई हुई तकनीक, शहरों और कारों पर बहुत गर्व करते हैं। हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि हमने प्रकृति पर विजय पाली है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों को दिखाई तक नहीं देते, वो हमसे अरबों साल पहले से यहाँ मौजूद हैं। वे उबलते ज्वालामुखियों में जिंदा रह सकते हैं, वे पूरे ग्रह के रासायनिक चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं, और वे एक छोटे से वायरस के रूप में पूरी मानव जाति को घरों में कैद कर सकते हैं। तो ये चर्चा खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल आप सभी के सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या वाकई इंसान इस ग्रह के शासक हैं, या हम असल में इन सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई इस दुनिया में केवल कुछ समय के मेहमान हैं? विचार जरूर कीजिएगा।